आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश के युवाओं की। शिवराज सरकार ने एमपी के मूल निवासी युवाओं को ही नौकरी देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस घोषणा को कांग्रेस ने उपचुनाव को देखते हुए की गई घोषणा बता दिया। साथ ही इस पर कानूनी सवाल भी उठाए हैं। तो क्या वाकई ये घोषणा हवा हवाई है या फिर ये उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? जाहिर है सवाल तो उठने थे, क्योंकि 27 सीटों पर होने वाले चुनाव ही तय करेंगे कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। बहुत सारे सवाल हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। यही वो ऐलान था जो एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया, लेकिन खुशखबरी के इतर इस ऐलान पर सवाल भी खड़े करने में देर नहीं की गई। सवाल बताएं, उससे पहले फैसला समझिए। प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब प्रदेश के ही छात्रों को मौका मिलेगा। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। इसके लिए सरकार ऐसे कानून का प्रावधान करेगी जिससे प्रदेश के नौजवानों के हित सुरक्षित हो सकें। सरकार ने ऐलान क्या किया? विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सवाल खड़े करने में देर नहीं की। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सीएम को पत्र लिखकर फैसले को अव्यावहारिक बताया। सवाल यहां पर रुके नहीं। पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी आपत्ति जाहिर की और कहा, उपचुनावों को देखते हुए ये घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर ना रह जाए। वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि संविधान में समानता का कानून है, जिसमें स्पष्ट है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिवराज झूठे सपने क्यों दिखा रहे हैं? पहले कानून बनाएं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि झूठे सपने शिवराज क्यों दिखा रहे हैं? पहले कानून बना लेते, कब लागू करेंगे ये सुनिश्चित कर लेते, तब नौजवानों के सामने सपने परोसते तो शायद सपने टूटने का भय नहीं होता। कांग्रेस ने कानूनी प्रहार किया तो बीजेपी ने अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि बीजेपी सरकार तो युवाओं की हितैषी रही है। ये फैसला इस बात पर मोहर लगाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का वर्तमान कार्यकाल हो या पिछला 13 वर्ष का कार्यकाल, उन्होंने युवा और विद्यार्थियों से जो वादे वचन किए उसको निभाने का काम किया। ये फैसला वाकई प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों तक बीजेपी को याद क्यों नहीं आई। गौरतलब है कि पहले कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 1998 में तो खुद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2009 में इसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन फैसला दोनों ही बार लागू नहीं हो पाया था। अब सवाल ये कि क्या फैसला चुनावी है? सवाल ये भी कि अगर कानूनी अड़चनें हैं तो सरकार ये फैसला लागू कैसे कराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये आप बेहतर समझ गए हैं किस तरह से सरकार ने ऐलान किया और इस पर किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप समझ लीजिए, प्रदेश का जो युवा है वो कोरोना काल में जैसी स्थिति बनी उसके बाद प्रदेश में लौटा और उसे यहां पर नौकरी करने की इच्छा भी सामने दिखाई देती है। लेकिन सरकार का यह फैसला, विपक्ष कह रहा है कि चुनावी घोषणा बनकर ना रह जाए, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अब सबसे अहम सवाल तो यह, क्या वाकई प्रदेश सरकार ने जो ये ऐलान किया है, अगर ऐलान करने के बाद इसे लागू करना होगा तो जो व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं उसके बारे में भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कानून क्या कहता है यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। इस समय हमारे साथ हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही गिरिजा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं और प्रमोद हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले मैं हितेश वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप उपचुनावों में ये झुंझुना पकड़ा रहे हैं। देखिए विनोद जी, ये देश की आवश्यकता है और आपको ध्यान होगा, शायद हरीश जी भी तब लिखा करते थे, उन्हें भी ध्यान आएगा। माननीय गिरिजा शंकर जी तो साक्षी रहे हैं, 2017 में इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। तब इन्होंने केवल बेरोजगारों के पंजीयन का स्थान जो विभिन्न सरकारों ने पहले बना रखा था रोजगार कार्यालयों को, इसको बदल कर
रिक्रूटमेंट के बेसिस पर कार्यालय बनाना, यानी कि इसमें स्टेक होल्डर्स के रूप में उनको भी शामिल करना, जो जॉब सीकर हैं प्लस जो जॉब गिवर हैं। तो इस प्रकार का एक माहौल वहां पर बने और हम उनका पंजीयन करके और लोगों के सहायता के केंद्र बने, एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम बाहर निकले। और अब आपने जैसे कल परसों आपने फैसला देखा ही था कि सरकार का प्रमुख आया है कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को स्थान के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर आज आपने केंद्र से प्रकाश जावड़ेकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा कि इसी आधार पर केंद्र ने भी अपना एक मसौदा तैयार किया है, जहां पर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी तय होगी और विभिन्न एग्जाम्स को करते हुए जो अगेन जो जॉब गिवर्स हैं उनके साथ मिलकर बैठकर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ युवाओं से संवाद करना चाहता हूं, मेरे सहयोगी हैं हितेश वाजपेयी जी। उससे पहले एक छोटा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जो अव्यवहारिक इस फैसले को बताया जा रहा है, इससे पहले भी यह फैसला लागू करने की कोशिश की गई, 2 बार की गई, लेकिन जब यह हाई कोर्ट में गया तो इसे रद्द कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि यह समानता के अधिकार का हनन है, तो इसको लागू कैसे करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको कभी रद्द किया गया है सर। दिग्विजय सिंह जब 1998 में थे, कंसर्न्स हैं, उस दौरान हाईकोर्ट में गया था यह फैसला। अब वो छोड़िए ना उनकी बात, वो तो आप दिग्विजय सिंह को ही रद्द कर दिया, इसलिए उस रद्दी को मत उठाइए आप। हाँ। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट तैयार होगा ये सब कानूनी रूप से, और आपकी जो कंसर्न्स हैं उसको तो दिग्विजय सिंह की तो बात ही मत करिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस की अप्रोच तो पूर्णतः बहुत आपको पता है कैसी रहती है। वो कम से कम युक्त रिजल्ट ओरिएंटेड कभी कोई स्कीम नहीं बना पाए, चाहे वो बहुत लंबी डिबेट है, जनधन की बात हो, मनरेगा की बात हो, किसी की भी हो। उन्हीं स्कीम्स को किस प्रकार से मोदी जी और शिवराज जी ने लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, फिर उसके प्रावधान भी किए। तो इसलिए मेरी रुचि उनमें नहीं है। अभी भूपेंद्र जी गालियां देंगे ही देंगे, अभी आप सुनिएगा, समाधान नहीं बता पाएंगे, पर हमारी रुचि इसमें है कि आज हम अगेन रिक्रूटमेंट के रूप में इन सेंटर्स को डेवलप करें। और कभी जैसे आपकी संस्था को मान लो 20 स्टिंगर्स रिपोर्टर्स चाहिए हैं, तो हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए कि माखनलाल और विभिन्न संस्थानों से किस प्रकार से हमारे ग्रेजुएट्स निकले हैं और उनके क्या अनुभव है और उनमें से आप किनको शामिल कर सकते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, पहले युवाओं के साथ मेरे सहयोगी खड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल करता हूं, फिर भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा और आपने जो बताई हैं बातें उस पर जवाब भी लूंगा। प्रमोद मेरे सहयोगी बने हुए हैं इंदौर से। प्रमोद, सबसे पहले आप चर्चा करिए युवाओं से, इस फैसले को वो कैसे देखते हैं, सीधे बात करें। बिल्कुल, देखिए इंदौर हब कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों की तैयारियाँ की जाती हैं और युवा सबसे ज़्यादा उम्मीद लेकर इंदौर आते हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं। युवा जो इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि भविष्य में उन्हें सरकारी नौकरी की कुछ श्योरिटी हो जाएगी। देखिए युवा मेरे साथ मौजूद है, सीधा उन्हीं से जान लेता हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं? अब सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए? जी सर, अगर अमल हो गया तो बहुत अच्छा है, इसमें राजनीतिक बाधाएं ज़्यादा ना लगे तो। क्या तैयारियां कर रहे हैं आप, किस जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? मैं सर रेलवेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा जी। अब लगता है कि यदि ये जो ऐलान किया गया है यदि वो पूरा हो गया तो मध्य प्रदेश के युवा होने के नाते आपको आसानी से, अभी जो कंपटीशन होता था क्योंकि बाहर प्रदेश के युवाओं को भी नौकरी मिलने के चलते कंपटीशन बढ़ जाता था, अब उसमें आसानी होगी? बहुत आसानी होगी सर, बहुत अच्छा फैसला लिया गया है एमपी के युवाओं के लिए। उम्मीद जाग गई है? बहुत उम्मीद जागी है। देखिए ये युवा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की अब उम्मीद जाग गई है। कुछ और भी इंदौर के युवा मेरे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? विजय मूलचंदानी। विजय, किस सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप? सरकारी जॉब की तैयारी करी थी परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाया था, परंतु जो अब ये आया है फैसला, इससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे सीधा सीधा लाभ मिलेगा और हम इस फैसले के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार करते हैं कि उन्होंने ये किया है। अब इसको जल्दी कानून ऐलान तो हो गया, यदि अमली जामा पहना दिया गया और ये जो प्रपोजल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो कैसे देख रहे हैं?
हो पाएगा कि राजनीतिक बैठ चढ़ जाएगा? क्या देख रहे हैं आप? जिस हिसाब से कल शिवराज जी ने घोषणा करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी उन्होंने जो बोला है कि कानून बनेगा, तो जल्दी इसका यहाँ युवाओं की जो कोशिश है वो यही है कि जो उन्हें कंपटीशन मिलता था वो आसान हो जाएगा। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि आपने जो किया सो किया, हमने इस बार फैसला कर लिया है और इसको लागू कर रहेंगे। अब मैं आपसे कानूनी प्रक्रिया को जानना चाहता हूं क्योंकि विवेक तनखा ने कहा है पहले विषय विशेषज्ञों से राय ले लेनी चाहिए थी। तो ये कानूनी स्थिति तो जो है विवेक तनखा जी ने स्पष्ट कर दी है और देश के बड़े वकील हैं, ये डॉक्टर जरूर है, मगर ये वकालत टाइप की बातें करते हैं। तो ये इनसे पूछना कि विवेक तनखा पर ये टिप्पणी कर रहे हैं हितेश वाजपेयी। मैं जो आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये कि 15 साल का जो इतिहास है वो झूठ, पाखंड और लोगों को जो है ठगने का इतिहास है। 15 साल में जो है 15 लाख मजदूर इन्होंने पैदा किए हैं। सबसे बड़ा उत्पादन कोई मध्य प्रदेश में हुआ है तो 15 लाख मजदूरों का हुआ है। ये घोषणा स्वयं श्री 1008 शिवराज सिंह जी ने की है अभी 15 अगस्त के अपने भाषण में कि 15 लाख मजदूर मध्य प्रदेश लौट कर आए। ये हाईएस्ट लार्जेस्ट उत्पादन है और इन 15 लाख मजदूरों को जो सरकार 15 साल में रोजगार नहीं दे पाई, नौकरी नहीं दे पाई, उन्हें मजदूर का भी काम नहीं दे पाई, वो सरकार आज इतना बड़ा पाखंड, स्वांग और ढोंग करके मध्य प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहती है। मैं इस बात का स्वागत करूंगा अगर ये कानून ले आए 10 दिन के अंदर और इसका नोटिफिकेशन कर दें। और मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वास्तव में इन्हें जो है इस प्रदेश की जनता का ध्यान है तो ये नोटिफाई करें इसको। और तो आपको क्या लगता है भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या ये उपचुनावों को देखते हुए घोषणा की जा रही है? केवल ऐसा बता रहे हैं? ये निश्चित रूप से 25,000 फर्जी घोषणाएं ये कर चुके हैं। ये 25,001 इसको आप जोड़ लीजिए और ये जो है इनकी हालत की सरकार की ये है। मैं आपको अभी बता रहा हूं 15 अगस्त का भाषण ज्यादा दूर नहीं हुए, अभी कितने 5 दिन हुए। मुख्यमंत्री ने कहा अपने भाषण में कि 5 लाख कुशल मजदूर मध्य प्रदेश लौटे जिनके पास हुनर है, जिन्हें काम आता है, जिनके लिए जो है नौकरियां पड़ी हुई हैं सड़कों पर। और उसके बाद उसी भाषण में वो कहे कि हम जो है इन 6-5 महीनों में केवल 29,000 लोगों को रोजगार दे पाए हैं 5 लाख में से। मैं एक आंकड़ा बताते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर आपके सामने 2000 सुनिए मैं इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मिनट हाँ, कहिए सेकंड। 2016 से 2016 से इन्होंने जो है बेरोजगारी के फिगर छापना बंद कर दिए आर्थिक सर्वेक्षण में। ये इतनी झूठी सरकार है, इन्होंने जो है उनके फिगर छापना बंद कर दिए। मैं एक आंकड़ा बताता हूं भूपेंद्र गुप्ता जी और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। 69 लोगों को ये नौकरी दे पाए। मैं उसी पर आ रहा हूं सर, क्योंकि यहां पर जो संख्या है, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और करीब 2 लाख से ज्यादा, 2 या 2.25 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं युवा, और वो नौकरी के लिए फिर बाहर निकलते हैं। अलग अलग वर्गों की मैं बात कर रहा हूं। मैं गिरिजा शंकर जी आपके पास जाऊं। सर 30 सेकंड दे रहा हूं। हितेश वाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। मेरा बस इतना ही कहना है, देखिए बदुल भैया, आपने को समाधान की बात करना, गालियां देने से क्या होगा आप बताइए? गालियां देने से तो कुछ नहीं होना है। और आप ये देखेंगे कि ये पूरे कालखंड में नकारात्मक बातें करेंगे। हमारा ये कहना है, अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताएं, ये बोलने नहीं देंगे, लेकिन आप सुन लीजिए हमने क्या फैसले किए। भाई ये लोग 5 रुपए भी नहीं दे पाए, जो इन्होंने कहा था कि सर वो भी यही कह रहे हैं ना कि आप चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है। 2009 में कोशिश हुई थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाई वाजपेयी जी। 2009 में भी ये कोशिश हुई थी। 15 साल आदत रही है जो हमने फैसले लागू किए हैं। ये हर बार चुनाव के समय ये बातें करते हैं। 15 महीने 1 रुपया नहीं दे पाए, हमने 15 साल उस योजना को चलाया। उसके बाद आप लाडली लक्ष्मी, पूरे देश भर में आपको पता है किस प्रकार की योजना रही। उसके बाद आप उठाकर देखिए विभिन्न छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की। मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं गिरिजा शंकर जी को इस चर्चा में लाना चाह रहा हूं, फिर भूपेंद्र गुप्ता जी के पास भी लौटूंगा। सर्टिफिकेट छीन लिया आपने। नहीं, मैं इस दोनों पे चर्चा करूंगा कि आखिर 15 साल तक क्यों याद नहीं आई, और अब याद आई है तो क्या दिक्कत है फिर इसमें? अगर फैसला लागू होता है तो क्या दिक्कत है? गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी है। गिरिजा शंकर जी, आपको क्या लगता है, क्या जो अव्यवहारिक बताया जा रहा है वाकई ऐसे दिक्कतें सरकार को देखनी पड़ सकती है? आने वाले वक्त में दिक्कत होगी इस फैसले को लागू करने में?
देखिए, या हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। मुद्दा ये है कि क्या ये फैसला, इस फैसले पर हम चर्चा करें या सरकार के कामकाज और राजनीति पर चर्चा करें। तो मैं समझता हूं कि आज की डिबेट को इस घोषणा पर केंद्रित करना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के 2-3 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि कानूनी रूप से उसकी क्या स्थिति बनती है वो आने वाले समय में होगा। आज से आशंका व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है। ये लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और लागू होने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर आज चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है और उस पर कोई सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ये जो घोषणा हुई है उसका जो राजनीतिक पहलू है वो सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी चर्चा में है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपने बात की। दरअसल ये मुख्यमंत्री की घोषणा इस तरह की है कि कांग्रेस को भी इस घोषणा का स्वागत करना पड़ रहा है। कांग्रेस भले ही इस घोषणा के को लेकर बहुत सारे इफ एंड बट्स लगाए, लेकिन वो इस घोषणा का, इस निर्णय का मुख्यमंत्री के क्या विरोध करने की स्थिति में है। वो स्पष्ट रूप से कहे कि हाँ, ये मूल निवासियों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, ये नहीं कह सकती। तो दरअसल उसका एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो मुख्यमंत्री और बीजेपी के पक्ष में है। अभी आप इंदौर के युवाओं से बात जब कर रहे थे तो एक युवक ने बहुत बढ़िया बात कही कि उसने कहा कि यदि इसमें राजनीतिक अवरोध न आए तो ये फैसला हमारे पक्ष में है। आप इस फैसले का तात्कालिक प्रभाव ये है कि सारे जो यूथ हैं मध्य प्रदेश के, आप कहीं भी बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो इस फैसले का स्वागत करेगा क्योंकि उसके पक्ष में जाता है। उसका लाभ कितना मिलेगा, उसमें अमल में लाने में क्या अड़चन होगी नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन ये जो गिरिजा शंकर जी, एक छोटा सवाल है मेरा। अभी यहाँ पर 2 लाभ की बात की जा रही है जी। पहला लाभ तो उन युवाओं को मिलेगा जो इसका फायदा लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और लाभ दिख रहा है, वो है चुनावों में। क्या ये चुनावों में लाभ लेने वाला फैसला हो सकता है, ऐलान हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो भी फैसला करती हैं वो चुनावी राजनीति में काम करती हैं, तो किसी भी फैसले में चुनावी लाभ का यदि उनका एंगल है तो उसमें गलत क्या है। तो यदि कमलनाथ जी ने 70% लोगों को प्राइवेट नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी देने की बात की थी तो क्या वो चुनावी था? तो दरअसल ये नहीं, उसका ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य ये है, ये मुद्दा जो है वो रोजगार को एड्रेस करने वाला नहीं है, आप समझिए इसको। ये मुद्दा है मध्य प्रदेश के नौजवानों की उपेक्षा का मुद्दा है। मध्य प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में या किसी और तरह के अवसर जो नहीं मिलते थे या नहीं मिलने की शिकायत थी, ये उसको एड्रेस करता है। ये रोजगार देने वाला फैसला नहीं है कि जिसमें बेरोजगारी को कम करने वाला मामला है। मूल निवासियों को देने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के लोगों की जो लगातार ये शिकायत रही है कि हमारी उपेक्षा होती है, नौजवानों को जिस तरह से कंपटीशन बाहर के लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है, उससे बचाने वाला फैसला है। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश ये पहला राज्य नहीं है, बहुत सारे और राज्य हैं उसमें इस तरह के फैसले हुए हैं। इस तरह के फैसलों के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है? हर राज्य में इस बात को लेकर पिछले कई सालों से ये रिजेंटमेंट रहा है कि राज्यों में राज्य के लोगों की उपेक्षा होती है। इसी उपेक्षा के शिकायत के चलते छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य क्यों बना? तो इसलिए मुद्दा ये है कि जो मध्य प्रदेश के लोगों को उनकी उपेक्षा, उनको जो अवसर मिलना चाहिए, ये मुद्दा वो है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले हरीश से भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। हरीश, देखिए, व्यवहारिक दिक्कतें तो आने वाली हैं और उससे पहले ही इस पर कानूनी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपने भी लंबे समय तक इसको देखा है। एक छोटा कमेंट आपका, इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह गिरिजा शंकर जी ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां केवल अपने ओरा को बढ़ाने के लिए निर्णय लेती हैं, उनका सिंगल एजेंडा होता है राजनीति करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स बढ़ाना। तो निर्णय उसी को लेकर लिया गया। कमलनाथ सरकार में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय लिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि निर्णय ले रहे हैं, लोग वोटर को लुभाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक रूप से टिक पाएगा, कानूनी रूप से टिक पाएगा? ये सवाल वहीं के भी खड़ा हुआ है। जैसे ओबीसी आरक्षण का पता था, सुप्रीम कोर्ट बोलता है 50% ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर भी 63% कर दिया कमलनाथ सरकार ने। अब यहाँ बात आती है कि सिक्किम, असम का उदाहरण सामने है। असम और सिक्किम सरकार ने कोशिश की थी कि वहाँ मूल करें, वहाँ पर उनको हाईकोर्ट में निरस्त हो गया।
तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में जहां उनकी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज परीक्षा में अनिवार्य की गई है वहां जरूर लागू हुआ है, क्योंकि उनका पेपर उन्होंने कर दिया, तो दूसरे राज्य के लोग भाग ही नहीं ले पाते, उसमें शामिल नहीं हो पाते, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो वो उसमें प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। तो वहां जरूर चल रहा है, लेकिन जहां हिंदी भाषी बात चलती है और इस तरह का मामला आता है वहां जरूर लीगल परेशानी आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए मास्टर स्ट्रोक है और युवाओं के लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के लिए अगर ये फैसला लागू होता तो ये हमारे लिए भी मतलब अभिमान की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी होता यह है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पे तो असर नहीं आता, लेकिन जो सेकंड क्लास के अफसर हैं, डिप्टी कलेक्टर जो MPPSC से आते हैं, वहां पर बहुत दिक्कत आ रही है। वहां बिहार, उत्तर प्रदेश और साउथ के लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ अंग्रेजी माध्यम है और बहुत बेहतर शिक्षा है, और वहां पर हमारे मध्य प्रदेश के छात्र जो कमजोर पड़ते हैं, और यही वजह है कि हम देखेंगे परसेंटेज सेकंड क्लास के सर्विस में 35 से 40% जो है बाहर के राज्यों में। ये दिक्कतें हैं, मैं इस पर आगे चर्चा भी करूंगा और सफल होता है तो उसके लिए बिल्कुल हरीश, मैं इस पर चर्चा करूंगा। ब्रेक के बाद आपके पास लौटूंगा। एक छोटा कमेंट शैलेंद्र का ले लेता हूं, उनके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपने युवाओं से चर्चा की ग्वालियर में, क्या कहना है उनका? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में बेरोजगारी का संकट है, क्योंकि बड़े जो उद्योग थे वो बंद हो गए हैं, उसके बाद जो है रोजगारों के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार कानून लाने जा रही है, आप लोगों को किस तरह का फायदा होगा इससे? नहीं, निश्चित रूप से इससे युवाओं को फायदा होगा और युवाओं को रोजगार की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी, और खासकर मध्य प्रदेश के युवा जो इधर उधर भटकता है उसको रोजगार मुहैया होगा। और लोग भी हैं हमारे पास, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए किस तरह का फ़ायदा आप देख रहे हैं यदि ये कानून बन जाता है तो? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कानून लागू करने की बात कही है, ग्वालियर के युवा बहुत ही उत्साह है रोज़गार के लिए, और उन्हें पूरा भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री जी पर कि वो ग्वालियर के लिए और प्रदेशवासियों के लिए रोज़गार मुहैया कराएंगे। तो जो ग्वालियर के युवा हैं उनको ये उम्मीद है कि युवाओं के अलग अलग कमेंट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास इस सवाल के साथ लौटूंगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि संविधान में जो समानता का अधिकार है, क्या वाकई उसका हनन किया जाएगा? ब्रेक के बाद इसी के सवाल के साथ लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यह कहा गया है कि संविधान में समानता का अधिकार है और उसका यह हनन करता है। तो पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस क्या चाहती है? डोमिसाइल जिनके पास है उन्हें ही जॉब मिले, लेकिन कानून के मुताबिक मिले। पहला सवाल तो यही है कि देखिए, ये संविधान जो है जी, इसीलिए सबने संविधान को स्वीकार किया है कि बहुत सारी चीजें आपको संविधान के दायरे में करना है। वो चीजें हाँ और ना में नहीं हो सकती कि मेरी मन मर्जी आई है, मोदी जी की मर्जी आई तो उनने कहा हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 16 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हर जगह लागू नहीं हो सकती। हो मामा तो नंबर 1 के नकलची हैं, वो तो मामा मोदी जी की रोज नकल कर रहे हैं, तो रोज नकल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2009 में यही घोषणा इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने की थी। बिहार और यूपी के लोग घुसेंगे क्या मध्य प्रदेश में? इन्होंने भाषण दिया था सतना में, और 3 दिन बाद गुलाटी खा गए थे, और 3 दिन बाद जब गुलाटी खानी पड़ी तो शर्म छुपाने के लिए एक कविता गा गा के सुनाते थे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। तो ये अब कविता गाएंगे कि नहीं गाएंगे? ये अब डॉक्टर साहब से पूछिएगा आप। ये कविता गा के ये अपनी गिलानी छुपाते थे, ये अपना मुंह छुपाते थे तब जब इन्हें गुलाटी खानी पड़ी 2009 में। और जब भी चुनाव पास आते इस तरह की ये फर्जी घोषणाएं करने के आदी छोटा सा सवाल मेरा भी है भूपेंद्र जी। मिनी स्मार्ट सिटीज पड़ी हुई है पूरे प्रदेश में। भूपेंद्र जी, अभी मैं स्मार्ट सिटी पर भी किसी दिन चर्चा करूंगा। आज मुद्दा बड़ा है सर, क्योंकि लाखों की संख्या में युवा जो हैं वो सर रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल गिरिजा शंकर जी ने उठाया। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल और मेरा जोड़ लीजिए। मैं यही चाहता हूं सर, अगर व्यवहारिक दिक्कत है तो क्या कांग्रेस इसमें मदद करेगी कि आप ये दिक्कत है इसे दूर करिए और फैसला लागू करिए? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी कोशिश की थी इसे लागू करने की। आपका तो बहुत पुराना है। युवाओं को गाली देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिए, जो काम कोर्ट करता है वो कोर्ट करेगा, जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट करेगा। किसी की क्या मदद कर सकता है? ये जो सरकार है ये बार बार जाके अदालतों में हारती है, और बाहर आके जब जो अदालत में पिट के आते हैं तो बाहर कहते हैं साहब कांग्रेस ने हरवा दिया। ये इस अदालत के ऐसे सैकड़ों फैसले हैं,
इस सरकार के, जिनके बारे में इस पर रोज चर्चा हो सकती है। ये जो है नंबर 1 के ढोंगियों की सरकार, मैं आपसे कहूं कि इनसे पूछो अब आप, वो जवाब देंगे। मैं उन्हें भी समय दूंगा जैसा पर्याप्त समय आपको दिया है, क्योंकि मसला युवाओं का है और वो खुद तय करेगा। चुनाव के पहले इन्होंने क्यों किया, और जो है एक में ये मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? ठीक है, मैं सीधे मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ, मैं यही सवाल पूछता हूँ कि चुनाव से पहले दिक्कत यह है, नहीं चला पाए मध्य प्रदेश, दिक्कत यह है हितेश वाजपेयी साहब 15 साल से आपको याद नहीं आई, लेकिन उपचुनावों की जो तारीख नजदीक आ रही है आपने देखा तो एक ये झुंझुना पकड़ा दिया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, छोड़िए उनके आरोपों को, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया है कि हम 2016-17 से इस स्कीम पे काम कर रहे हैं। हाँ। और देखिए, कांग्रेस की कभी रुचि नहीं, आपने इतनी बार उनको फुल टॉस दी कि भैया युवाओं के पक्ष में खड़े हो जाओ, लेकिन आपके सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि हम लड़ेंगे। लाल याद है कि नहीं है, और सरकार साथ साथ है इसमें, इस विषय में नहीं बोल पाए। भारत मां के लाल याद है कि नहीं है डॉक्टर साहब? बोलेंगे कि कमलनाथ जी कांग्रेस के युवाओं का अधिकार खा गए। भाई आप ही हो पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का मैं फिर इस पे नहीं जाऊंगा, नहीं। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मेरी कोशिश है कि इस मसले पर हम बात तो करें, कम से कम जो दिक्कतें हैं उसे समझे तो सही। मैं वही कह रहा हूं, अगर कानूनी अड़चने हैं, मैं इस पर ही आ रहा हूं, संविधान पे आ जाता हूं मैं। समानता के अधिकार का कहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आपको लगता है कि अधिकारों का हनन हो रहा है फैसला अगर लागू होता है तो? स्टेट कैडर, स्टेट सर्विसेज सब जगह हैं भाई। भूपेंद्र जी ने तो बाहर जाके नौकरी की नहीं, ना मांगी। हम लोग घूमते रहे, हम दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, वहां पर स्टेट की लिस्ट पहले होती है, फिर हमको एंटरटेन किया गया। ये तो हमारे साथ हुआ, आज भी होता है, आज भी आप पता कर लीजिए जाके। ये तो सब जगह जो स्टेट कैडर है वो उसमें पहली प्राथमिकता जो राज्य के मूल निवासी है। बहुत सारे मध्य प्रदेश के कोटे के डॉक्टरों के एडमिशन जो है ऑल इंडिया में सरेंडर क्यों किए? ये युवाओं के विरोधी है। मध्य प्रदेश के कोटे के एडमिशन नीट के आपने जो है सरेंडर क्यों किए ऑल इंडिया कोटे में? हाँ, ये भी है, क्योंकि डॉक्टर्स के एडमिशन तो बाहर से भी हो रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश के लोगों को डॉक्टर नहीं बनने दिया क्योंकि इनकी रुचि नहीं है इसमें। समझा रहे हैं ये देखिए, ओबीसी के बहुत अच्छा हरीश जी ने उठाया, इन्होंने सरेंडर किए, हो गया जाके। आपने मध्य प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर नहीं बनने दिया। आपने जो है उनको जो है आपने जो मजिस्ट्रेट का कोटा था उसको नेशनल में मर्ज कर दिया। आप किसको उल्लू बना रहे हैं आप? अब देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ऐसा कि एक कोटे को मर्ज कर दिया जाता है नेशनल लेवल पर, और दूसरा ये कि जो मध्य प्रदेश का युवा है उसे मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। संख्या कितनी नौकरी की, कितने संख्या में बेरोजगार है, ये अभी आंकड़े सामने नहीं आए। मैं हरीश आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गिरिजा शंकर जी के पास जाऊंगा। भरने के नाम से मैं वही भूपेंद्र गुप्ता जी, सरकारें कोई भी हों, देखिए राज्य की जो सरकारें हैं वो कभी अपनी राज्य भाषा के लिए आवाज उठाती हैं तो कभी अपने राज्य के युवाओं के लिए। लेकिन क्या संविधान में ऐसी चीजें हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में समानता का अधिकार वाकई है। हरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने भी 2-3 सवाल बहुत अहम उठाए थे। दिया कि इन पर सील लगी हुई है। ये बोलने थोड़ा देंगे। एक मिनट हरीश, कहिए, आपने बात कही। बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की पहले बेरोजगार का आंकड़े पे नजर डालेंगे हम। तो मध्य प्रदेश में जो 2018 दिसंबर 2018 में जो 21 लाख के आसपास बेरोजगार थे, जो दिसंबर 2019 में 28 लाख हो गए। ये 1 साल का जो आंकड़ा बताता है मध्य प्रदेश में हर महीने 50,000 बेरोजगार, ये वो आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको मृदुल, ये रोजगार कार्य पंजीकृत आंकड़ा है। वैसे बेरोजगार तो 2 लाख के आसपास है जो आपने बताया, बिल्कुल मैं पंजीकृत आंकड़ा की बात करता हूं। और रोजगार की बात करेंगे तो 30-40 हजार रोजगार मतलब लोगों को मिल रहा है। तो स्थिति बड़ी भयावह है। इस कानून के बनने के बाद भी जी कानून की स्थिति बड़ी भयावह है। ये कानून बनने के बाद भी क्या सरकारी नौकरी निकल रही है? सरकार ने 60 से 62 साल कर दी उम्र, मैं वही कह रहा हूं, बढ़ गई। युवाओं के रोजगार तो वैसे ही घट गए। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 साल बढ़ाई और 2-3 बातें हैं। अगर प्रदेश में युवा को नौकरी चाहिए तो वो सेंट्रल लेवल पर भी देखता है, वहां पर भी किस तरह से पब्लिक सेक्टर में नौकरियां कम हो रही हैं, ये भी हम जान रहे हैं। वहां पर भी सीमित कर दिए गए हैं कुछ दायरे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रदेश का जो युवा है वो प्रदेश में नौकरी चाहता है, और उसे क्या प्रदेश में मौका मिलेगा? हम एक बार कुछ युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद गिरिजा शंकर जी के पास जाएंगे, फिर हम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लेंगे उस पर। प्रमोद, आप युवाओं से ये पूछिए कि प्रदेश में रहते हुए वो ऐसे कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं जो सिर्फ प्रदेश का ही है?
और कब से कर रहे हैं ये भी देखिए कुछ? प्रदेश की तमाम वो सरकार, देखिए बिल्कुल इंदौर में सबसे ज़्यादा औद्योगिक हब कहा जाता है, सबसे ज़्यादा रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश के युवा इंदौर आते हैं। देखिए ये तमाम वो युवा हैं, तस्वीरों में देखिए, कोई राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, तो कोई संविदा शिक्षक बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है। ये युवा सभी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और बरसों से तैयारी कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद आशा जाग गई है। क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सी सरकारी जॉब की? नमस्कार, मैं मोहित सुराना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सरकार का ये मध्य प्रदेश शासन का जो फैसला रहा है उसका मैं पूरे मध्य प्रदेश के युवा वर्ग की ओर से स्वागत करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने इस फैसले का जो मुख्य मकसद बताया है वह यही बताया है कि जो मध्य प्रदेश के युवाओं में असीमित प्रतिभा है उसका मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग करना। आप बरसों से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब सरकार के इस फैसले के बाद आशा बढ़ गई है कि अब जॉब की श्योरिटी के, अब सरकारी जॉब थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि सरकारी जॉब लगना सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। सरकार के ये फैसले जो हैं हमको कुछ हद तक ही मदद कर सकते हैं। जब तक एक विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको जॉब नहीं मिलना है, पर ये सरकार के फैसलों से विद्यार्थी को एक नई आशा मिलेगी। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि इस फैसले का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है और इसकी सार्थकता जब और बढ़ जाती है कि इस फैसले से स्थानीय व्यक्ति स्थानीय मुद्दों और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करेगा और स्थानीय उपायों से इन समस्याओं को हल करके मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर अग्रसर करेगा। बिल्कुल, देखिए कुछ और भी युवा है, वो क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बाद, क्या आशा जागी उनको? आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण मूलचंदानी है। मैं पिछले 2 वर्ष से टीचिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहा हूँ। 2 साल से हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज और विजिटिंग फैकल्टी की तरफ सरकार का कोई खास निर्णय या कोई खास फैसला या कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है। मगर इस फैसले के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक आसानी होगी और हमें जॉब जल्दी मिलेगी। आशा जाग गई है बहुत ज़्यादा। देखिए कुछ और भी युवा हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन से सरकारी एग्जाम के? सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ, MPPSC एग्जाम से। अब कैसे देख रहे हैं, ज़्यादा चांसेस बढ़ गए सरकारी नौकरी मिलने के? जो डिसीजन आया है वो काफ़ी हद तक छात्रों के हित में है। अब अगर ये आगे डिसीजन अमल किया जाता है ये छात्रों के हित में है, लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है, इस पर कैबिनेट फैसला लेगा, अभी ऐलान ही है। और कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि 10 दिन के अंदर आप इस पर फैसला लीजिए और इसे लागू करिए। इस पर मैं कमेंट लूंगा, उससे पहले गिरिजा शंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, 2 बातें हैं। बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले से ही इसका रोड मैप बनाए हुए थे, 2016-17 से हमने तैयारी कर दी थी, हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन फिर हम सत्ता में आ गए हैं तो इसलिए हम लागू करने की कोशिश में हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि अगर उपचुनावों की बात करें, आप उसी क्षेत्र से लंबे समय तक पत्रकारिता की है, इस फैसले से क्या बहुत हद तक फर्क पड़ सकता है चुनावों की बात करें तो? देखिए अभी तो उपचुनाव कब होंगे यही तय नहीं है। हाँ। तो उसको लेकर ये हाइपोथेटिकल बात नहीं हो सकती कि चुनाव जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए उसके बाद बात होगी। दरअसल इस मुद्दे को समझने की कोशिश कीजिए। आपने जितने लोगों से बात की, आप देखिए जनमानस क्या कह रहा है और जनमानस जो है वो मुख्यमंत्री के फैसले के साथ खड़ा हुआ है। और इसीलिए कल देखेंगे कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तो ये अपने, दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम अपने कार्यकाल में इस बात की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल आप ये समझिए कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बाकी और राज्य हो, संविधान भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और उसके बाद प्रदेश की जनता भी है। हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी और दल की हो, उस पर एक बड़ा दबाव ये होता है कि अपने प्रदेश के लोगों की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप वो कैसे काम करे। जब कमलनाथ जी ने पिछली बार जब ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी तो उनको ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, उसके बाद भी उनको फैसला करना पड़ा। तो राजनीतिक दलों को जो सरकार में होते हैं उनको इस तरह के जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट और जनमानस की अपेक्षा इसके बीच संतुलन बनाकर फैसले करने होते हैं। और इस फैसले पर मैं समझता हूं कि इस फैसले अगर दोनों सरकारों के फैसले देखें, टिप्पणी हो रही है। मेरा सवाल है सर, आप सुन लीजिए, आप दोनों सरकारों के फैसले देखें, बहुत सारे ऐसे फैसले जो सरकारें करती हैं, लेकिन क्या ये लोकहित और लोक लुभावन फैसले, इन दोनों में अंतर समझना होगा सर, क्योंकि सरकार फैसला तो कर देती है फिर वो कोर्ट में जाता है और अटक जाता है। नहीं, क्या सिर्फ फैसले इसलिए किए जाते हैं कोर्ट में जा अटक जाए? नहीं, कोर्ट में जाता है अटक जाता है। हाँ। नहीं, इस आशंका के चलते कि कल कोर्ट में अटक जाएगा, सरकारें फैसला न लें, ये नहीं हो सकता।
जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो बहुत अर्थहीन लगती है मुझे। कल कांग्रेस के नेताओं ने और आज भूपेंद्र गुप्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करता हूं। उसके बाद इफ एंड बट्स है। तो दरअसल हर सरकारें चूंकि जनता से चुन के सरकारें बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टी जनता से चुनकर आती है सत्ता में, तो इसलिए चाहे कोई भी पार्टी हो वो जन विरोधी नहीं होती और उसको जनमानस को देखते हुए कुछ ऐसे फैसले भी करने होते हैं, कुछ ऐसे एफर्ट भी करने होते हैं, ऐसे जोखिम भी उठाने पड़ते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का राइडर या संविधान का राइडर है। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और संविधान के दायरे में ही सारे मैं वही कह रहा हूं ना सर, अगर सब चीजें संविधान के दायरे में होनी है, कानून के मुताबिक होनी है, तो फैसला लेने से पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता। मैं भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले हितेश वाजपेयी जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। एक लाइन पढ़ना चाहता हूं सर। संविधान क्या कहता है? जो समानता का अधिकार है वो ये कहता है कि नागरिक जाति, लिंग, धर्म, विश्वास या जन्म स्थान आदि पर आधारित कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी सेवा में रोजगार से संबंधित मामलों में राज्य केवल विशिष्ट योग्यता और आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है, लेकिन यह प्रकृति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब इस लाइन को अगर मैं पढ़ रहा हूं और आप समझ रहे हैं तो इसका जवाब क्या है आपके पास? मृदुल भैया देखिए, आप बहुत अच्छे, मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि हर स्टेट में स्टेट कैडर होता है। बिल्कुल, मैंने आपको अपने उदाहरण भी बता दिए। हाँ। तो हर राज्य अपनी जो राज्य की लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट होती है। हाँ। उसमें से भाई एक जो लिस्ट होती है वो स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको लेकर वो अपनी आवश्यकताओं को लेकर नियम बनाती है। और जैसा हरीश जी ने कहा, क्लास 2, क्लास 3 और बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं उसमें बहुत बड़ा सेक्शन है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सिंग है। भाई देखिए, सबके प्रावधान हैं। अच्छा, अब सभी राज्यों में हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो गया, इसलिए मैं जानना चाह रहा था क्योंकि आपने इतना अच्छा तर्क दिया है। तो छोटा सा सवाल, भूपेंद्र गुप्ता जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर गुप्ता जी के पास भी जाऊंगा। वो कह रहे हैं 10 दिन का इंतजार है मुझे। तो देखिए इनकी हाथ बांध के बैठे हुए, उनका कहना 10 दिन का इंतजार है मेरे पास, बस 10 दिन में आप लागू करिए। मृदुल भैया, आपने 2-3 बार इनको बोल दिया, गिरिजा शंकर जी ने बोल दिया, लेकिन ये अकेले मोर्चा खिलाफ लेके डटे हुए हैं कि नहीं मैं तो युवाओं का विरोधी हूँ। नहीं होगा, तो गड्ढे में जाएगा, तो ऐसा हो गया, तो फालतू लोग हैं, फलाना। मतलब वो आदमी तैयार ही नहीं सुनने को। हम क्या जवाब दें? आप बताओ क्या जवाब देते हैं उसका? भाई आप एक विपक्ष हो तो ये मेरा दोष है क्या? भाई आपका दोष है, आप नहीं कर पा रहे हो तो। लेकिन विपक्ष के रूप में आप युवाओं के साथ तो खड़े रहो ना भैया। आप देखिए युवा कितने अच्छे से बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। भाजपा दोनों को वोट देते हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल, ये देखिए, अगर वोट से ऊपर उठकर सोचेंगे ये युवा ही सोचेगा सर, क्योंकि प्रदेश का युवा इस समय नौकरी की तलाश में है और लाखों की संख्या में है। मैंने केंद्र की व्यवहारिक दिक्कतें बता दी। गुप्ता जी, भूपेंद्र गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? इसके बाद मैं हरीश आपके पास आ रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात जो है श्री हितेश वाजपेयी ने बोली है। कभी कभी जो है ये सच भी बोल देते हैं। वैसे तो कसम खा रखी कि जब भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। अभी इन्होंने कहा कि भूपेंद्र गुप्ता जी युवाओं के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। हम जो है जब बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। सुन लीजिए अब डॉक्टर साहब, मेरा हमने आपको बड़े ध्यान से सुना है, सुनना सीखिए। आपको सुनने की बीमारी नहीं है, आपको यही आपकी समस्या है। तो ये जो सज्जन है, इनका 15 साल का जो इतिहास है वो इसमें इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्होंने जो फैसले लिया अभी अरे चुप रहो यार, तुम जो है एक मिनट में सुन लेता हूँ सर। दोनों की आवाजें क्या आदत नहीं है जरा, एक की आवाज दब जाती है तो ये जो है थोड़ी गड़बड़ी होती है। एक करके बोलेंगे, मैं दोनों को टाइम दूंगा, आप चिंता ना करें। हमारी तरफ से भी यही बोल रहे हैं। हाँ, आप कहिए अपनी बात, फिर मैं वाजपेयी जी आपको जवाब का टाइम दूंगा। बोलिए निजी टिप्पणियां नहीं करें, युवाओं में रुचि ले। नहीं, वही बात है ना सर, निजी टिप्पणी कोई ना करे, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा। गुप्ता जी कहिए अपनी बात है। अरे आप करो ना निजी टिप्पणी, कोई डरता है तुम्हारी टिप्पणी से क्या? नहीं सर, फिर यहाँ से निकलकर आप लोग वहाँ बाहर जाके कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले युवाओं की जो लड़ाई है वो तो साथ में लड़ लेना सर। कुछ नहीं समझता है, 2006 के पहले कहाँ थे तुम? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। भैया यही समझाओ इनको अकेले में, अभी कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर समझाना। युवाओं की लड़ाई साथ साथ लड़ो भैया, ठीक है, चुनाव लड़ लेंगे। ठीक। भूपेंद्र गुप्ता जी कहिए अपनी बात। समझा देना।
भैया सुन लो यार, आप जो है ये ज्ञान जो है अकेले में बांटना, आपका ज्ञान अकेले लायक है, ये सार्वजनिक लायक नहीं है। ठीक है सर, मैं चाहूंगा वापस आ जाए। आपका ज्ञान है, बाकी अज्ञानी है। सुन लीजिए, आपका इससे कोई हानि नहीं होगी, फायदा होगा। मुझे बताइए, आपने फिर बोल दिया। सर मैं फिर कह रहा हूँ सर, आप दोनों से सर, आप दोनों वरिष्ठ है सर, मैं आपके साथ पहले चर्चा नहीं कर रहा, पहली बार नहीं कर रहा सर, मैं बहुत लंबे समय से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ और अभी से नहीं कर रहा सर। आप मुझे जानते हैं दोनों, आप दोनों जानते हैं सर, एक एक करके कहिए ना सर। गुप्ता जी प्लीज, अच्छा आप अपनी बात कहिए, फिर मैं हरीश के पास जाऊंगा। अपनी बात कहिए आप, भूपेंद्र जी। कहिए भूपेंद्र जी। देखिए, ये जो 15 साल का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड इनका जो है केवल झूठ बोलने का और जनता को डिसइल्यूजन करने का है। अभी इन्होंने 3 दिन पहले घोषणा की, अभी सुनिए आप, ये 3 दिन में कैसी गुलाटियां खाती है सरकार। 3 दिन पहले इन्होंने घोषणा की कि प्रदेश का हर कार्यक्रम जो है कन्या के पैर पूजन करने से शुरू होगा। हम कन्या की पूजा करेंगे हर कार्यक्रम में। और 3 दिन बाद इन्होंने जो है कन्यादान की थाली में से जो है 23,000 रुपए चुरा लिए। इन्होंने जो तत्काल 51,000 को 28,000 कर दिया। ये इनकी राजनीति है। ये 3 दिन पहले जो कहते हैं, देखिए दिक्कतें हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, 23,000 रुपए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं एक छोटा जवाब हरीश का लेना चाहता हूं इसमें, वो क्योंकि बेहतर जानते हैं प्रदेश की स्थिति को। विश्वास नहीं करता। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपका कहना ठीक है। आप विपक्ष में आप कैसे विश्वास करेंगे, आप विपक्ष में आप कैसे विश्वास करेंगे कि सरकार क्या फैसला ले रही है। हरीश आप अपनी बात कहिए, फिर मैं एक छोटा सा कमेंट अगर समय बचेगा तो शैलेंद्र से ले लूंगा। 3 दिन में इनने भांजियों को धोखा दे दिया। क्या ये गले की फांस भी बन गया है अब हरीश दोनों ही पार्टियों के लिए? बीजेपी को पूरा करना है और कांग्रेस को साथ भी देना है, लेकिन हल्का सा विरोध भी जताना पड़ेगा। सुन नहीं पाया मृदुल जी, सुन नहीं पाया। अरे आपने पांव पकड़ाई की थाली में से मामा हो भाई, भांजियों की थाली में से। सर लड़िए बात भूपेंद्र जी और हितेश वाजपेयी साहब, जवाब दीजिए। समय ऐसे निकल जाएगा सर, ऐसे युवाओं का समय ना निकले, इसलिए मैं हरीश का कमेंट चाहता हूं। हरीश आप कहिए प्लीज। बिल्कुल मृदुल, जिस तरह की ये घोषणा हुई है इससे युवाओं को एक बड़ा जोश देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये घोषणा जैसा आपने कहा लोक लुभावन और लोकहित, दो तरह की घोषणा होती है। तो क्या ये वाकई लोकहित की घोषणा है या लोक लुभावन की, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि हर सरकार के पास एक लॉ डिपार्टमेंट होता है जो कानून को देखता है, संविधान को देखता है, और संविधान को देने के बाद कोई भी निर्णय होता है, कानून बनता है तो एक पहले मंत्रियों की कमेटी बनती है, सब कमेटी, और फिर वो कमेटी बना के अनुशंसा करती है, फिर सीनियर सेक्रेटरी कमेटी चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता बनती है, वो देखती है, फिर लॉ को भेजती है, लॉ वेट करता है, लॉ के वेट होने के बाद कैबिनेट में आता है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर विधानसभा में जाता है। अगर विधानसभा नहीं है तो अध्यादेश के रूप में पारित होता है। तो ये सारी प्रक्रिया होनी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और वाकई एक मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है अगर इस तरह का लागू हो पाएगा, क्योंकि बहुत देख समझ की घोषणा की होगी। क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री ने MPPSC में उम्र का फार्मूला लागू किया था, उसमें बैकफुट पे आना पड़ा था। तो जिस तरह का अभी हालात है तो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे मुझे लगता है। लेकिन जो कानून बोलता है, संविधान बोलता है, वो भी हमें देखना होगा कि वो इसके विपरीत बोलता है तो क्या रास्ता निकाला है वो आगे देखना होगा। ऐसा कौन सा रास्ता निकाला है कि ये संविधान के रास्ते के बीच में मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश युवाओं को ऐसा कानून के दायरे में बांध पाएंगे। बिल्कुल। शैलेंद्र माफी चाहूंगा आपके पास नहीं आ पाया, फिर भी आप जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनका कमेंट आप ले लीजिए, बाद में हम उनकी कोशिश भी करेंगे क्या बात है वो दर्शकों तक पहुंचाने के। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बात मध्य प्रदेश के युवाओं की है। और जब युवाओं की बात आती है तो युवा सिर्फ नौकरी नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, लेकिन उसे नौकरी भी चाहिए। और मध्य प्रदेश के युवा को मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी, यह कहना है वर्तमान सरकार का। लेकिन इस फैसले को लागू कैसे किया जाएगा, संविधान में कानूनी अड़चनें कैसे पार करेगी सरकार, यह आने वाला वक्त बताएगा।